नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम सॉल्यूशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन में हम आपको देते हैं आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आजकल सभी लोग कर रहे हैं। बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कम टाइम में कैसे तैयारी करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को होती है। और आज उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चंदन सिंह चौहान, डायरेक्टर ऑफ ट्रिकी कंपटीशन क्लासेस देवास। और सबसे पहले मैं इनका परिचय करा देती हूँ कि ये जो हैं डायरेक्टर हैं, और साथ ही इनका ये भी है कि आर्मी और जो दिव्यांग विकलांग हैं उनके लिए इनकी तरफ से फ्री क्लासेस दी जाती हैं। आर्मी में जो लोग शहीद होते हैं, पुलिस में जो लोग शहीद होते हैं, उनके बच्चों को भी ये लोग फ्री क्लासेस देते हैं। तो सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और आज जैसा कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर बहुत से बच्चों में डर बना हुआ रहता है, तो उसकी तैयारी कैसे करें? देखिए, आप लोग सब डरते हैं कि मैथ्स में सभी लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है। एसएससी, रेलवे, आर्मी या पुलिस की तैयारी करते हैं सभी लोगों को आपको मैथ्स के टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैथ्स के लिए आप लोग जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, मैथ्स से डरे ना, और जितना आप चाहें उतना प्रैक्टिस करें। जितने आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आप करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही परफेक्ट रहेगा। इसलिए आप मैथ्स रीजनिंग से डरे ना, उसको प्रैक्टिस करें उसकी आप जितनी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कम टाइम में सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकाल लें। उसके लिए कुछ ट्रिक्स जो होती हैं। हाँ, मैथ्स के लिए जो भी है, बिल्कुल आप मैथ्स और रीजनिंग ही पर ही ज़्यादा कमांड रखें, जिसमें करंट अफेयर भी रहता है, आपका साइंस भी रहता है, जीके का भी रहता है। जीके का, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स रीजनिंग पर फोकस करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, और आप ये टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप जल्दी समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इनमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं आप। आपने कहा कि करंट अफेयर और जीके जो है उसके लिए, तो उसके लिए भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं। न्यूज़पेपर्स होते हैं, सोशल मीडिया होता है, टीवी भी न्यूज़ सुन के हम लोग कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या है जिससे जल्दी से जल्दी हम करंट अफेयर समझ सकें? बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ें और जो अपनी न्यूज़ आती है उन्हें देखें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डेली की न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, पेपर पढ़ते रहेंगे, तो आपका करंट अफेयर का टॉपिक ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। अच्छा, जैसे कि सोशल मीडिया की अगर बात करें, तो सोशल मीडिया जो है वो कितना मददगार होता है? क्योंकि कई बार होता है सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे भटकते भी हैं कहीं इधर उधर, बहुत सारा उसमें डेटा दिया होता है। तो सोशल मीडिया का सही यूज़ कैसे करें? जी, उसमें मतलब कुछ जो रहता है सोशल मीडिया पे, कुछ पुरानी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग न्यूज़पेपर और जो न्यूज़ चलती है उसी को देखें आप, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जी। तो सर, यहाँ पर एक चीज़ जो है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो रीजनिंग के लिए कुछ ट्रिक्स जो कि मतलब किन तरीक़ों से जो है रीजनिंग अच्छे से अच्छे तरीके से समझ सके और उसको क्लियर कर सके? जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उन चीज़ों की, जितने आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन करेंगे, जितना आप चाह रहे हैं कि अच्छे परफेक्ट बने, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिससे आपके जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर होते जाएंगे। तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और टाइम रूटीन क्या होना चाहिए कि ताकि एक दिन में हम सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि एक होता है कि हम एक ही एक सब्जेक्ट पे फोकस करते जाते हैं जो हमें टफ लगता है, तो कितना कितना टाइम एक एक सब्जेक्ट को दें और किस तरीके से तैयारी आप जहाँ भी प्रिपेयर करते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम भी हर चीज़ों को देंगे आप, तो बिल्कुल आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या है कि आप लोग एग्ज़ाम का वेट करते हैं कि एग्ज़ाम आएगी तब प्रिपेयर करेंगे, तो एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के टाइम पे आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करें उन चीज़ों की, और जितनी हो सके जितने क्वेश्चन मिलते हैं आपको उतना सॉल्व करें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसमें। ठीक है। जैसे कि रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है, रेलवे में कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है? रेलवे में सबसे ज़्यादा फोकस आपको मैथ्स पे ही करना होगा, मैथ्स और रीजनिंग में। जितना मतलब सभी एग्जामों के लिए तो कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन रेलवे और एसएससी हो गया, इनमें मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स और करंट अफेयर इन चीज़ों पर टॉपिक को प्रिपेयर करें ताकि आपको एग्जामों में प्रॉब्लम ना हो। जी। और जैसे कि मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं क्लासेस में, तो मॉक टेस्ट का कैसे क्या करें, कितनी गंभीरता से उसको लेना चाहिए? मॉक टेस्ट तो आप लोगों को देना ही चाहिए। उससे आपको ये पता चल पाता है कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम में, जहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना वीक पॉइंट है आपका।
जो भी वीक पॉइंट है, अगर आप टेस्ट और मॉक टेस्ट देते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी दे रहे हैं आप, उससे आपका ये रहेगा कि आपको जो भी आपके टॉपिक में कमज़ोर हैं आपके, वो आप उनको पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक में हम कमज़ोर हैं, तो आप उसको फिर बाद में प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देने टाइम पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर रागनी जुड़ गई हैं। जी रागनी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे कई बार प्री तो निकल गए एग्ज़ाम, बट मेंस में हमेशा मैं अटक जाती हूँ, तो मुझे कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एप्टीट्यूड में या फिर रीजनिंग में, किस में? जी किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं आप? सर रेलवे। रेलवे में फिर आपका मैथ्स वगैरह में आपको ज़्यादा मैथ्स रीजनिंग वगैरह ज़्यादा आप प्रिपेयर कीजिए उनको। जहाँ आपको लग रहा है कि आप कर नहीं पा रहे हैं तो आप उनको प्रिपेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे उन चीज़ों में। तो शुक्रिया रागनी कॉल करने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर जो है इन्होंने भी यही पूछा कि मेंस जो है प्रॉब्लम करता है कई बार, तो हर एक टॉपिक जो है कैसे क्लियर करें ताकि हमें मेंस हो चाहे प्री हो उसमें कोई दिक्कत ना हो। वही मेन चीज़ें तो वही रहती है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे भी आप पढ़ते हैं तो आप उन चीज़ों को लगातार पढ़ते रहिए, उन चीज़ों के टच में रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना उन चीज़ों के टच में रहेंगे, आप जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको रेगुलर रिवाइज करते रहिए, उनके टच में रहिए, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो जैसे कि आपने कहा कि परफेक्ट जो है करने के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर हर चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो करना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर अगर जैसे हम बात करें कि दिक्कत जो मेंस में अगर दिक्कत आती तो वो कहाँ आती है स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यही रहती है कि जो मेंस का लेवल रहता है, आप लोग वहाँ उस लेवल तक पढ़ते नहीं हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कोचिंग्स वगैरह में आप पढ़ लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमने पढ़ लिया। तो मेन चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस दें या ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट दें। और प्रैक्टिस मेन है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होते जाएंगे। एसएससी और बैंक अगर की बात की जाए तो इनमें इंटरव्यू में काफ़ी दिक्कत आती है। अगर इंटरव्यू का फेज़ जो होता है, रिटन एग्ज़ाम हम लोग निकाल लेते हैं लेकिन कई बार इंटरव्यू में जाकर फेल हो जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? इंटरव्यू में इन चीज़ों का ही रहता है। जितने आप इन चीज़ों को अगर क्लियर करके जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस रहेगी आपकी, तो आपको अगर उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो भी आपसे जवाब पूछे जाते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप पढ़ते नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आती है। अच्छा, आर्मी का आजकल क्रेज़ बहुत हो गया। पहले लोग आर्मी में जाने से डरते थे, बट आजकल लोग खुद आर्मी में जाना पसंद करते हैं। आर्मी हुआ, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, तो इन चीज़ों के लिए तैयारी में किन बातों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है? आर्मी में जाने के लिए मेन तो फिजिकल रहता है। स्टार्टिंग उसका फिजिकल रहता है। फिजिकल आप अच्छे से करिए, उसके बाद मेन तो ये चीज़ है कि फिजिकल तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी फिजिकल के बाद कर लेंगे, तो प्रॉब्लम ये आती है कि फिर एग्ज़ाम के बाद फिजिकल के बाद आपको टाइम नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप फिजिकल के साथ साथ में रिटर्न की भी तैयारी करें ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। जितना भी समय मिलता है आप क्लास ज्वाइन कीजिए किसी को भी, या घर पे पढ़िए, लेकिन फिजिकल के साथ में पढ़िए ताकि आपको किसी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आए। जी, और हमारे साथ हमारी अगली कॉलर जया जुड़ गई हैं। जी जया, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन इतना है कि अगर सक्सेस नहीं मिल पाती तो स्टूडेंट के अंदर बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ जाते हैं कि शायद अब हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। तो जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर सफलता नहीं भी मिल पाती है तो उस समय आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। होता क्या है कि मतलब कि अगर आप सक्सेस मिलने वाली होती है और आप प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग तो आपको रखना पड़ेगी। नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं उनसे दूर रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कर सकते हैं। अगर आप करने की रखते हैं तो फिर आप कर पाएंगे। तो जया, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने के लिए। यहाँ पर जो है जैसे पॉजिटिव वे में रखने की उन्होंने बात की, तो सही बात है कि किस तरीके से पॉजिटिव रखा जाए वो आपने बताया। उसके लिए ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को फेस करने के लिए प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना। तो हर एक चीज़ के नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट में, या जैसे किन चीज़ों को फोकस करें? नोट्स अगर आप वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। नोट्स खुद के हो ज़्यादा बेस्ट रहता है।
कोचिंग वगैरह के रहते हैं, इधर उधर से भी अरेंज कर लेते हैं आप लोग, लेकिन खुद के प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि खुद ही समझ पाते हैं उसको, इसीलिए आप खुद के नोट्स बनाएं और प्रिपेयर करें फिर उसको। जैसा कि आपने यहाँ पर अभी कहा कि खुद के नोट्स बनाएं, कई बार कोचिंग के नोट्स में कन्फ्यूजन हो जाता है या समझ नहीं पाते उन चीज़ों को, तो क्या बिना कोचिंग के भी स्टूडेंट्स जो है घर पर तैयारी हाँ कर जी, बिल्कुल सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग ठीक है आपको गाइडेंस मिल जाता है, लेकिन गाइडेंस के साथ साथ में आपको घर पे भी पढ़ना होता है। तो कोचिंग तो ठीक है, अगर आप घर पे पढ़ना चाह रहे हैं तो मेन चीज़ वही है कि आप रेगुलर पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना रहे। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर विवेक जुड़ गए हैं। जी विवेक, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। विवेक, क्या आपको आवाज़ मिल पा रही है? नमस्कार सर, मेरा एक सवाल था। मेरा जो छोटा भाई है उसका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और वो अब सोच रहा है एसएससी एग्ज़ाम देने के लिए। घर वाले भी इस बात को लेकर काफ़ी सहमत हैं। तो सर उसी बारे में जानना था कि इसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। कोचिंग को लेकर मैं थोड़ा सा असमंजस में हूँ कि कौन सी कोचिंग सही रहेगी, क्योंकि बहुत महंगे कोचिंग भी हैं, सस्ते वाले भी हैं, पर तय नहीं कर पा रहे कि कौन सी कोचिंग सही रहेगी। तो उसका आकलन कैसे करें और कौन सी किताबें हैं जिनको प्रेफर करना चाहिए इन तैयारियों के लिए, इस बारे में थोड़ा सा जानना था। देखिए कोचिंग का तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो घर पे भी पढ़ सकते हैं और बुक्स तो मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप खुद के नोट्स बनाएं, बुक अरेंज करें, या आपके मित्र हों उनसे बुक अरेंज करके नोट्स अरेंज करके पढ़ सकते हैं। कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट यही रहेगा कि आप प्रिपेयर खुद हों। कोचिंग तो सिर्फ आपका माध्यम रहेगा कि आप वहाँ से जो भी आपको गाइडेंस मिलता है उसको करें। कोचिंग जाने से या ना जाने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको खुद को ही प्रिपेयर होना है और खुद को ही प्रैक्टिस करनी है। जितना आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट रहेंगे उस चीज़ों में। जी, शुक्रिया विवेक कॉल करने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर सामने आई है, जैसे कि इन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट हो गया इनके भाई का, तो वो कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है जब वो स्कूलिंग कंप्लीट करने पे होते हैं कि किन किन एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, कंपलसरी होता है, किन एग्ज़ाम्स के लिए हम 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आप बताइए कि किन किन एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना यहाँ पर ज़रूरी होता है। जैसे फोर्स वगैरह में आपको जाना है, आर्मी में, पुलिस के लिए करना है, तो ये तो 10-12 बेस पे रहती है। बाकी आपको अदर एसएससी, रेलवे, एसआई के लिए पढ़ना है या एसएससी के लिए पढ़ना है तो उनमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी करें। आप फर्स्ट ईयर से ही उसकी तैयारी करें। आप वेट ना करें कि हमारा ग्रेजुएशन हो फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर से आप प्रिपरेशन करें ताकि आपको 2-3 साल में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं उन चीज़ों में। अब जैसे कि इसके अलावा आर्मी, पुलिस या एयरफोर्स, नेवी की बात की जाए, इनमें जैसे कई बार होता है रिटन एग्ज़ाम निकल जाता है लेकिन फिजिकल में दिक्कत आती है, तो उस फिजिकल एग्ज़ाम में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि हाँ इस तरीके से हम फिजिकल में निकल सकते हैं? फिजिकल तो अधिकतर एग्जामों में पहले ही हो जाता है, तो बच्चे खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी कोच को ज्वाइन कर लीजिए, किसी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपकी जो कमजोरियां हैं वो आप दूर कर पाएँ उन चीज़ों में। तो क्या जैसे एग्ज़ाम निकल जाता है उसके बाद अगर फिजिकल होता है, अगर किन्हीं चीज़ों की कमी पाई जाती है तो क्या उसके लिए वहाँ से टाइम दिया जाता है कि यस आप इतने टाइम में प्रिपेयर हो जाइए? नहीं, फिजिकल के लिए टाइम नहीं दिया था। फिजिकल तो या तो आप क्लियर हो जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए टाइम रहता है उसमें, लेकिन फिजिकल तो वहीं पे हो जाता है। अगर आप में कुछ अगर आप बाहर हो जाते हैं तो फिर आपको कोई टाइम नहीं दिया था उसमें बात के लिए। जी, और आर्मी और जो एयरफोर्स के लिए इनके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं जिन पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है? आर्मी के लिए मैथ्स रहता है और साइंस, मैथ्स साइंस में उसमें ज़्यादा पोर्शन रहता है, थोड़ा बहुत जीके का पोर्शन रहता है और रीजनिंग का रहता है। और एयरफोर्स में भी यही टॉपिक रहते हैं, उसमें इंग्लिश भी रहती है। तो इंग्लिश और मैथ्स में आप ज़्यादा फोकस कीजिए तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और आर्मी का आपको क्लियर करना है तो साइंस और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे कि बुक्स भी होती हैं कई बार साइंस को लेके, अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी बुक्स होती हैं जो हेल्प कर सकती है, क्योंकि साइंस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पैदा करता है तैयारी में। हाँ, आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, लूसेंट रहती है, एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़िए, उसमें स्कूल से बेसिक्स लेवल से रहता है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो स्टार्टिंग से आप बेसिक से स्कूल की 5th 6th क्लास से उसकी साइंस की जो बुकें हैं वो प्रिपेयर करिए।
जी, अब जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि जो एनसीईआरटी की बुक्स का हम सहारा ले सकते हैं, इसके अलावा जो मेनली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्या? क्योंकि उसमें इंग्लिश कहीं ना कहीं कंपलसरी होता है उस एग्ज़ाम को फेस हाँ, करने के लिए। एयरफोर्स में रहता है इंग्लिश, आर्मी में जैसे जीडी और टेक्निकल इनमें रहता है, इनमें इंग्लिश का रहता नहीं है इसमें ज़्यादा। तो आर्मी अगर एयरफोर्स के लिए आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश भी प्रिपेयर कीजिए साथ में। ठीक है, हमारे साथ अगले कॉलर अमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अमन, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सर से एक क्वेश्चन ये था कि लाइक जैसे मैं अभी प्राइवेट जॉब पे हूँ, मैंने मेरा ग्रेजुएशन और पीजी हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। सो अब मैं चाहता हूँ कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या हेल्पफुल रहेगा? क्योंकि पढ़ाई से मेरा एक ब्रेक हो चुका है बहुत लंबा। उस ब्रेक अब जैसा आप समझ सकते हैं कि इस ब्रेक को मैं फुल कैसे कर पाऊँगा? आप ब्रेक हो गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर इंटरेस्ट है, अगर आपका मेन इंटरेस्ट है तो आप उससे जो कर पाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट लेके करते हैं उस काम को तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपको वाकई में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और इंटरेस्ट लिए और प्रैक्टिस कीजिए तो आपका काम हो सकता है। जी, शुक्रिया अमन कॉल करने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसा कि अमन ने पूछा कि गैप हो गया है, ब्रेक हो गया है, अब वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। कई बार होता है ऐसा, तो आर्मी और जो नेवी वगैरह की होती है इनमें अप्लाई करने के लिए एज कितना मायने रखती है? क्योंकि अगर कई हाँ, बार आर्मी होता है में कि एज रहता है। कई बार होता है कि एज ब्रेक हो जाता है पढ़ाई से, फिर लोग सोचते हैं कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उसके लिए क्या क्या एज लिमिट्स होती हैं? ये आर्मी और एयरफोर्स में तो एज कम ही रहती है, 19 ईयर्स तक रहती है। बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए तो जैसे व्यापम हो गया, व्यापम में पुलिस है, संविदा है, और अदर एग्ज़ाम्स हुए पटवारी, उनमें आपका 30 to 35 ईयर रहता है एज का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने संविदा और व्यापम की भी बात की, तो संविदा और व्यापम की तैयारी में किन चीज़ों का, ऐसे कौन कौन सी सावधानियाँ रखें और कौन कौन सी जो है चीज़ों पर फोकस करें? संविदा के एग्ज़ाम में अभी जैसे वर्ग 3 आने वाला है, उसमें मेन सब्जेक्ट रहेंगे आपका पर्यावरण हो गया, बाल विकास, हिंदी। ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना पड़ेंगे। ये नए सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये टॉपिक आपके कवर नहीं हो पाते हैं। इंग्लिश है, पर्यावरण है, बाल विकास, तो ये नए टॉपिक आ जाते हैं इन एग्ज़ामों में, इसलिए आपको इन पे फोकस ज़्यादा करना होगा ताकि आप। जैसे कि पर्यावरण की बात की, हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं मायने रखता है, तो इन चीज़ों के लिए कौन सी ऐसी बुक्स जो है वो प्रेफर कर सकते हैं व्यापम और संविदा वाले लोग? व्यापम में तो संविदा के लिए अभी मार्केट में बुक अवेलेबल है, बहुत सी पर्यावरण से आती हैं। जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी जाती है बुकें तो मिल जाती है आपको, जो भी नोट्स मिल जाते हैं जैसा आप चाहें। हमारे साथ हमारी अगली कॉलर पायल जुड़ गई हैं। पायल, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहती हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर से, मेरी सिस्टर है, अभी वो 11th क्लास कर रही है, वो बैंकिंग में जाना चाहती है, तो क्या अभी से उसको इस मामले में प्रिपेयर करना चाहिए या फिर 12th के बाद वो प्रिपेयर करे? क्योंकि हम देखते हैं कई बार स्टूडेंट स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन बाद में उनके साथ ये होता है कि वो उनकी पढ़ाई जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो एक किस स्टेज में आकर या फिर 12th के बाद या भी प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि अभी भी 11th के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हाँ, उसके लिए सर क्या सजेस्ट करना कोई चाहिए? प्रॉब्लम नहीं है। अभी से अब आप चाह रहे हैं अगर, तो अभी से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप प्रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन वही रहेगा कि आपकी थोड़ी सी स्कूल की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। अगर आप उसको मैनेज कर पाते हैं दोनों चीज़ों को तो बिल्कुल आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, शुक्रिया पायल कॉल करने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत एक सही सवाल पूछा कि कब हमें जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो क्या 12th के बाद सारे एग्ज़ाम्स की कोचिंग करनी चाहिए? जी, और बिल्कुल। मतलब किस तरीके से फोकस के दोनों चीज़ें जो हम ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, तो कैसे मैनेज करें दोनों चीज़ों को? देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ग्रेजुएशन के साथ में ही तैयारी करें। आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसको कॉलेज का मैनेज कीजिए, और ज़्यादा नहीं, अगर आप घर पे टाइम नहीं दे पाते हैं तो एटलीस्ट कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उन चीज़ों के टच में रहें आप, और उनको 2-3 साल तक प्रिपेयर करेंगे तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो साथ में आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। तो व्यापम और जो संविदा जहाँ पर आपने बात की, तो यहाँ इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी होता है? संविदा में अभी जैसे वर्ग 3 का है, इसमें बीएड डीएड 12th से बीएड डीएड होना चाहिए, या जो वर्ग 1 और 2 आता है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड लगता है। बीएड डीएड होना आपका संविदा में कंपलसरी है। जी, और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर सतीश जुड़ गए हैं। जी सतीश, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है।
हेलो मैम, मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मुझे ये पूछना है, ग्वालियर में कौन सा इंस्टीट्यूट है जो अच्छी कोचिंग देता है? मुझे ग्वालियर का तो पता नहीं है, आप सर्च कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा आपका कहाँ पर अच्छा इंस्टीट्यूट है। आप पता कीजिए, बच्चों से पता कीजिए। ग्वालियर का कुछ आइडिया नहीं है मुझे। जी शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने के लिए। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा सतीश। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने इंस्टीट्यूट की बात की, सही बात है कि बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है एक सही इंस्टीट्यूट मिलना। अगर वो एग्ज़ाम वाकई सीरियस वे में लेके तैयारी करना चाहते तो बहुत सर्च करते हैं किस इंस्टीट्यूट, तो किस बेसिस पर एक सही इंस्टीट्यूट का चयन हम कर सकते हैं? देखिए, आप वहाँ की फैकल्टी के बारे में पता कीजिए, वहाँ के रिजल्ट्स के बारे में पता कीजिए, आप डेमो लेके देखिए उनको कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। मेन चीज़ें तो ये है कि आप वहाँ के टीचर की क्वालिटी देखिए कि वो उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो कितने साल से एक्सपीरियंस है और कब से पढ़ा रहे हैं। तो मेन चीज़ें वही रहती है कि आप वहाँ के टीचरों से कांटेक्ट में रहें और उनको देखें कि आप वो क्या पढ़ा रहे हैं, किस टाइप से पढ़ा रहे हैं। जी, तो यहाँ पर जैसे कि कई बार स्टूडेंट्स होते हैं रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम के साथ में तैयारी करते हैं, तो दो एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से मैनेज करें दोनों चीज़ों को एक साथ? देखिए, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ामों का सिलेबस सेम रहता है। कुछ कुछ टॉपिक रहते हैं, तो जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, जीके, ये तो सभी एग्ज़ामों में कॉमन है। तो इन चीज़ों को तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर बात की जाए पुलिस और आर्मी जो है, एयरफोर्स वगैरह, इनके एग्ज़ाम में भी क्या कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट तो नहीं रहता है, सेम रहता है। बस थोड़ा सा, जैसे पुलिस का अगर आप पढ़ते हैं, एमपी पुलिस के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस के लिए आप पढ़ रहे हैं, उनका थोड़ा सा लेवल रहता है। जैसे आर्मी है, उसका लेवल थोड़ा कम रहता है, बाकी एग्ज़ामों में लेवल का रहता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उनके लिए। जी, तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को फोकस करके अगर पढ़ा जाए तो बिल्कुल बेहतर तरीके से एग्ज़ाम निकल सकता है। अब अगर जैसे कि पुलिस की बात की जाए, पुलिस में हाइट भी काफ़ी हाइट वगैरह, तो कितना क्या होना चाहिए बॉडी जो स्ट्रक्चर उसमें हाइट का रहता है, हाइट जो भी रहती है, हाइट चेस्ट रहता है उसमें। तो उसमें मेन रहता है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप उसको फिर एग्ज़ाम को नहीं दे पाते हैं, आप फिजिकल में उसके लिए फिर बाहर हो जाते हैं जब आपका मेडिकल होता है। आर्मी में भी यही रहता है कि आपकी हाइट, हेल्थ और चेस्ट वगैरह सब कंप्लीट होना चाहिए। जी, तो आप समझ ही गए होंगे आज के किन किन तरीक़ों से कैसे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या रूटीन होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज चंदन सर ने आप सभी दर्शकों को दिया है। तो बिल्कुल चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सॉल्यूशन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।